गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम हिंदी 1 के तहत पढ़ेंगे वर्तनी सुधार के नियम। तो देखिए वर्तनी सुधार के नियम में कुछ नियम हैं। जैसे देखिए पहला नियम ये है, य की जगह य से यज्ञ, य से यज्ञ की जगह ए से एड़ी या ऐस से ऐनक लिखा जाएगा। जैसे अशुद्ध है गए, गए के लिए गए। लीजिए य की जगह ए लिखा जाएगा। जब उर्दू के में पूरे और आधे व्यंजन का विकल्प हो तो पूरा लिखना ठीक होता है। जैसे गरदन, उलटा। संयुक्त व्यंजनों को तोड़कर आगे पीछे लिखना चाहिए। जैसे शक्ति, विदया, चिन्ह आदि। ठीक है। अब 214 नंबर पेज पर देखिएगा। 214 नंबर पेज पर हिंदी का मानकीकरण। हिंदी के मानकीकरण के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कुछ निम्नलिखित ये 12 नियम बताए हैं पेज नंबर 214 पे। हिंदी के सभी विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अतिरिक्त सभी प्रसंगों में अलग लिखे जाएं। तो ये ध्यान देना है। यदि सर्वनाम के साथ 2 विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाए। जैसे उनके लिए, सर्वनाम में यदि 2 विभक्ति हो तो देखिए पहला लिखा गया उनके और दूसरा लिए अलग अलग है। यदि सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही, तक आदि हो तो भी विभक्ति अलग से लिखना चाहिए। जैसे आप ही के लिए। संयुक्त क्रियाओं में सभी क्रियाएं अलग अलग लिखी जाएं। जैसे पढ़ा करता है। 5वां कर प्रत्यय क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे खाकर, रोकर आदि। द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह रखा जाए। जैसे राम, लक्ष्मण आदि। सा, जैसा आदि के पूर्व भी योजक चिन्ह हाइफन रखा जाए। जैसे तुम, सा आदि। तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसका बिना भ्रम पैदा किए होने की संभावना है। जैसे भूतत्व के स्थान पे भूतत्व। ध्यान रहे भूतत्व के स्थान पे भूतत्व लिखा दिया तो इसका अर्थ होगा भूत होने का भाव। अब देखिए पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग को ठीक माना जाए। जैसे गंगा के स्थान पे गंगा, घंटा, कंधा को ठीक माना जाए। पंचमाक्षर की आवृत्ति होने पर यह अनुस्वार को नहीं बदलता परंतु उनका अनुस्वार ही लिखा जाता है। जैसे वांग्मय, सम्मेलन, अन्न, सम्मति, उन्मुख। य, र, ल, व, स, श, स, ह के पहले अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे संयम, साय। अरबी फारसी के जिन शब्दों में शुद्ध विदेशी रूप का प्रयोग किया गया हो वहाँ उन पर नुक्ता लगाया जाए। जैसे राज। अंग्रेजी के जिन शब्दों में आ ध्वनि का प्रयोग होता है शुद्ध रूप लिखने के लिए इसी ध्वनि का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हॉल, बॉल। हिंदी में कुछ शब्दों के 2 रूप प्रचलित हैं। फिलहाल दोनों को ठीक माना जाए। जैसे गर्दन, गर्मी, बर्फ, कुर्सी, बर्दाश्त, दोबारा, ये दोनों ठीक हैं। लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियाँ कुछ देख लीजिए। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई। शुद्ध है राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, ये पढ़ लीजिएगा। कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कुर्सी छत में रखी है तो इसका होगा कुर्सी छत पर रखी है। वह घोड़ा को घास खिलाता है। शुद्ध होगा वह घोड़े को घास खिलाता है। मोहन द्वारा पत्र को पढ़ता है। मोहन पत्र को पढ़ता है। शुद्ध। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। पुस्तक पर नहीं लिखो तो इसका शुद्ध होगा पुस्तक पर मत लिखो। मैं आपकी श्रद्धा रखता हूँ, ये शुद्ध होगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। पिताजी वापस लौट आए हैं। शुद्ध होगा पिताजी लौट आए हैं। सज्जन पुरुष सभी का हित चाहते हैं। शुद्ध होगा सज्जन सभी का हित चाहते हैं। अब देखिए पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। गांधी जी ईश्वर के भक्त थे तो शुद्ध होगा गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। कृपया चालक हर स्टॉप पर गाड़ी रोके। चालक कृपया हर स्टॉप पर गाड़ी रोके, ये शुद्ध होगा। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। तुम इतना क्यों भौंक रहे हो, ये भौंक नहीं होगा क्योंकि संज्ञा तुम है, तुम व्यक्ति है, भौंकता कुत्ता है। ये शुद्ध होगा तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो।
चुगलखोर लोगों से दूर रहो, शुद्ध होगा चुगलखोरों से दूर रहो। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, ये शुद्ध होगा तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। वह लड़की को बुलाओ, शुद्ध होगा उस लड़की को बुलाओ। कुछ सज्जन बाहर खड़े हैं, शुद्ध होगा कोई सज्जन बाहर खड़े हैं। मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, तो ठीक होगा उसके मुंह से फूल झरते हैं। उन पर घड़ों पानी गिर गया, शुद्ध होगा उन पर घड़ों पानी पड़ गया। वाक्यों की अन्य अशुद्धियाँ, उनके गले में फूलों की एक माला डाल दी, शुद्ध होगा उनके गले में फूलों की एक माला डाल दी। तो अब देखिए कुछ प्रश्न देख लीजिए। वाक्य में अन्विति के दो नियम बताइए, पेज नंबर 212 पे हैं। वाक्य हैं अन्विति के दो नियम, 212 में देखिए अन्विति के दो नियम यहाँ पर है, देख लीजिए। कर्ता के साथ क्रिया की अन्विति, ये कर दीजिएगा। और दूसरा देख लीजिएगा दो नियम, कर्ता कर्म और क्रिया की अन्विति, तो ये बता दीजिएगा। अब देखिए क्रिया विशेषण संबंधी दो अशुद्धियाँ बताइए, पेज नंबर 215। क्रिया विशेषण संबंधी दो अशुद्धियाँ, तो देखिए क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ पेज नंबर 215 पे ये दो बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, पुलिस के आते ही भीड़ दौड़ गई, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखित का, मेरे पिताजी ने मुंबई जाना है, कारक संबंधी अशुद्धि है। सज्जन पुरुष सभी का हित चाहते हैं, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ हैं। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, पदग्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। चुगलखोर लोगों से दूर रहो, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं। 12 बजने में 20 मिनट हैं, कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। वह दंड देने योग्य है, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं। कुर्सी छत में रखी हैं, कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। इसका PDF लोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं। अगला चैप्टर है विराम चिन्ह। अगला चैप्टर है विराम चिन्ह, चैप्टर नंबर 18 विराम चिन्ह। चैप्टर नंबर 18 विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। बातचीत करते समय या बोलते समय जहाँ हम रुकते हैं, जहाँ अर्थ की स्पष्टता के लिए रुका जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने या संकेतों वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे डरो मत चलो, डरो मत चलो। यहाँ पर देखिए दो अर्थ हो जाता है, विराम चिन्ह बदल जाने से अर्थ बदल जाता है। डरो मत यानी डरो मत डरो चलो, लेकिन अगर डरो के बाद हमने अल्प विराम लगा दिया तो हो जाएगा डरो मत चलो, मतलब डरते रहो चलो मत। तो ये चिन्ह हैं, इसलिए इनका महत्व है। हिंदी के विराम चिन्ह देखिए, हिंदी में विराम चिन्ह है, पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह, छठा उपविराम, सातवां निदेशक चिन्ह या रेखा, आठवां विवरण चिन्ह, नौवां लाघव चिन्ह, 10वां शब्द चिन्ह, 11वां उद्धरण चिन्ह, 12वां कोष्ठक, 13वां योजक या विभाजक चिन्ह और 14वां हंसप्रद या त्रुटिपूरक चिन्ह। अब चलिए चलते हैं हम। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों को छोड़ करके शेष सभी शब्दों में किया जाता है। जैसे आजकल सब काम मशीन से होता है, पूर्ण विराम। इसके बाद चलिए अल्प विराम। विशेष देखिए, दोहा, चौपाई, श्लोक आदि छंदों की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, पूर्ण विराम, प्राण जाए पर वचन न जाए, डबल पूर्ण विराम, 2 पूर्ण विराम। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे राम, श्याम, मोहन, सुरेश और दिनेश आ रहे हैं। समान महत्व वाले वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे हिमालय हमें अनेक नदियों के रूप में जल प्रदान करता है, वर्षा में सहायक होता है तथा देश की सीमाओं की चौकसी करता है। ग,
संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों के उपविरामों को अलग करने के लिए, जैसे जहाँ जहाँ सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह हमला करती गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, देखिए घ वह तब तो आदि के स्थान पर भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमने जो चित्र खरीदा था कहाँ है, तो वह के स्थान पर है। जब हम घर से निकले वर्षा हो रही थी, ये तब है, तब के स्थान पे। जब मैंने देखा कि रास्ता बंद है मैं रुक गया, तो के स्थान पे। अंग देखिए, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे दौड़ो दौड़ो आग लग गई। उद्धरण चिन्ह के पूर्व, जैसे राम ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने पढ़ना छोड़ दिया। अंग 6 उपाधियों को अलग करने में, जैसे BA MA PhD। हाँ या नहीं के पश्चात, जैसे हाँ कॉमा मैं भी चलूँगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और झ जब किसी वाक्य में कर्ता अपनी क्रिया से दूर हो तो कर्ता के बाद, जैसे वह आदमी जिसने कल चोरी की थी आज पकड़ा गया। अब चलिए तीसरा, अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। क देखिए, विभिन्न उपवाक्यों में अधिक जोर देने के लिए, जैसे खूब मन लगाकर पढ़ो, अर्धविराम, परीक्षा निकट आ गई है। यहाँ देखिए, जहाँ दो उपवाक्यों में आपस में अधिक संबंध हो, जैसे जो आज हमारा मित्र है कल वही हमारा शत्रु भी हो सकता है। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले दो उपवाक्यों के बीच में, जैसे हम पेड़ पर पत्थर मांगते हैं, अर्धविराम वह हमें फल देता है। क्योंकि क्यों आदि कारणवाचक क्रिया विशेषणों से पहले, जैसे राम नहीं आया, अर्धविराम, क्योंकि वह बीमार है। प्रश्न सूचक चिन्ह, देखिए यह प्रश्न सूचक चिन्ह वाक्यों के अंत में आता है। जैसे क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक। क्या तुम कल कहाँ जाओगे, प्रश्न सूचक। विस्मयादिबोधक या संबोधन चिन्ह प्रायः हर्ष, शोक, भय, विभत्स आदि भावों की अभिव्यक्ति एवं संबोधन के लिए विस्मय बोधित चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता नहीं। उपविराम, कॉलन, जहाँ किसी वाक्य बात को अलग करके दिखाना हो, जैसे सांप्रदायिकता, एक कोण। निर्देशक या योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या रेखा, किसी बात का उदाहरण देते समय संवाद बोलने के बाद तथा वार्तालाप या व्याख्या स्पष्ट करने समय निर्देशक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे संवाद की स्थिति में अध्यापक ने कहा था, अध्यापक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, छात्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कथन को उद्धृत करने में, जैसे कथन का उदाहरण लेने में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, डैश सुभाष चंद्र बोस। विवरण चिन्ह देखिए, जहाँ किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के भेद हैं, यहाँ विवरण चिन्ह आ गया। देखिए संज्ञा के भेद हैं, यहाँ विवरण चिन्ह, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आदि। लाघव चिन्ह, शब्दों के संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डा लिख करके लाघव चिन्ह लगा दिया, पंडित, पंग लिख करके लाघव चिन्ह लगा दिया, ईस्वी, ई लिख करके लाघव चिन्ह लगा दिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA लिख करके। शब्द चिन्ह, तो शब्द चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे पुस्तकों के नाम, उपनाम या व्यक्तिवाचक शब्द चिन्ह के भीतर लिखे जाते हैं। जैसे कामायनी शब्द चिन्ह के अंदर लिखा गया है, प्रसाद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, पुस्तक का नाम कामायनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम है, ये शब्द चिन्ह के अंदर लिखा गया है। कहावतों
या उदाहरणों में इसका प्रयोग होता है, जैसे आफत आपस के फूट से सर्वनाश होता है, इसलिए ठीक कहा है घर का बेती लंका ढाए। अ आ ई स्वर है। ठीक है, तो अभी इतना ही, शेष अगले वीडियो में।